Hello friends, today we'll talk about Algernon Charles Swinburne or A.C. Swinburne, and he was born in 1837 and he was died in 1909. Let's talk about his life. He wrote a lot of critical essays and lot of critical papers. उन्होंने काफ़ी सारे critical essays, critical papers लिखे थे किसके ऊपर? On Shakespeare, William Blake, Victor Hugo and Ben Jonson. इन सभी के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे जो क्रिटिकल एसेज क्रिटिकल पेपर्स लिखे थे. तो हम विक्टोरियन एज के राइटर्स कर रहे हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज. हम प्रॉपरली सिक्वेंशली सारे राइटर्स कंप्लीट करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है. सिक्वेंशली हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो इनका जो वर्क फेमस वर्क है हिम टू प्रोसरपाइन. Hymn to Proserpine. Let's talk about Hymn to Proserpine. It was published in 1866. ये publish हुआ था 1866 में, and this is a poem in which he addressed goddess Proserpine. तो ये पोएम है जिसमें ये एड्रेस कर रहे हैं किसको? प्रोसरपाइन को बता रहे हैं. प्रोसरपाइन कौन थी? शी इज़ ए माइथोलॉजिकल फिगर एंड शी इज़ ए डॉटर ऑफ ज्यूस एंड डिमेटर. तो डॉटर थी ज्यूस एंड डिमेटर, जो ग्रीक गॉड है उनकी बेटी थी. कौन? प्रोसरपाइन. तो प्रोसरपाइन को क्या किया? इज टेकन अवे टू अंडरवर्ल्ड. उसे पाताल लोक में कहीं पे छुपा दिया. एंड लेटर शी बिकेम क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड. उसके बाद में वो काफ़ी बाद में वो क्वीन भी बनी थी, वहाँ की रानी बनी थी अंडरवर्ल्ड की. एंड व्हेन प्रोसरपाइन इज़ इन अंडरवर्ल्ड, जब वो प्रोसरपाइन अंडरवर्ल्ड में थी, हर मदर डिमेटर इज़ वेरी सैड. तो उनकी जो मदर थी डिमेटर वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी. एंड थस वी हैव सीज़न ऑफ विंटर, जिसके वजह से हम अपने सीजन्स में चेंजेस देखते हैं कि सीज़न ऑफ विंटर रिप्रेजेंट डिमेटर सैडनेस, क्योंकि वो काफ़ी सैड थी अपनी बेटी से दूर होने के कारण. एंड व्हेन प्रोसरपाइन केम द सीज़न ऑफ स्प्रिंग, जब प्रोसरपाइन वापस आती है तो हम सीज़न ऑफ स्प्रिंग को मानते हैं. एंड समर ऑफ हैप्पीनेस केम, और उसके बाद में हम समर ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ लेके कौन सा आता है? समर ऑफ हैप्पीनेस. समर सीजन को हम समर ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं. एंड इन द वर्क, जिस वर्क में इन द वर्क जूड द ऑब्सक्योर, जो वर्क है जूड द ऑब्सक्योर, फेमस नॉवल बाय थॉमस हार्डे. ये फेमस नॉवल है किसकी? थॉमस हार्डे की. आगे हम इनको करेंगे. एंड देयर इज़ ए कैरेक्टर कॉल्ड स्वी, जिसमें इन्होंने एक कैरेक्टर लिया है स्यू. एंड दिस कैरेक्टर, द कैरेक्टर स्यू कोट वन ऑफ द लाइन ऑफ हिम टू प्रोसरपाइन. जो कैरेक्टर स्यू है ये लाइन बोलता है कौन से की? किसकी? हिम टू प्रोसरपाइन की. तो इसीलिए ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि थॉमस हार्डे जूड द ऑब्सक्योर का जो कैरेक्टर है स्यू कौन से राइटर्स की कौन से वर्क की लाइंस बोलता है. तो आपको याद रखना है हिम टू प्रोसरपाइन की ये लाइंस कोट करता है. द नेक्स्ट इज फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड. फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड रिटन ए वर्क कॉल्ड गुड सोल्जर्स. इन्होंने वर्क लिखा था कौन सा? गुड सोल्जर्स. और फोर्ड मेडॉक्स फोर्ड कौन है? ही इज़ ए ब्रिटिश राइटर, रिटन ए वर्क कॉल्ड good soldiers. And there is also a reference to him to Proserpine in good soldiers. तो इसमें भी इन्होंने रेफरेंस लिया है हिम टू प्रोसरपाइन का गुड सोल्जर्स में. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखना है. द नेक्स्ट वर्क इज गेराल्ड मैनले हॉपकिंस. गेराल्ड मैनले हॉपकिंस, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1844 एंड ही वॉज डाइड इन 1889. G.M. हॉपकिंस भी बोल सकते हैं हम. कई बार गेराल्ड हॉपकिंस आता है, मैनले नहीं दिया जाता. तो आपको याद रखना है किस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रहना है कि कोई से भी क्वेश्चन को फेस करने के लिए. तो गेराल्ड मैनले हॉपकिंस स्टार्ट करते हैं, इनके लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं. ही वॉज ए जूइश पोएट. ये जूइश पोएट थे. एंड ही इंट्रोड्यूस स्प्रंग राइम्स इन इंग्लिश लिटरेचर. इन्होंने ही स्प्रंग राइम्स इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था. स्प्रंग राइम्स क्या होता है? इज़ द पोएटिक रिदम डिज़ाइन टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच. जो नेचुरल स्पीच है उसी को इमिटेट करने में ये स्प्रंग राइम हेल्प करती है. पोएटिक रिदम है, ये डिज़ाइन किया गया है उस टाइप से जो इमिटेट करे रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच को. ओके. एंड जो कर्टल सोनेट एज कॉल्ड कर्टल सोनेट और कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट, इन्हें कर्टल सोनेट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट भी कहते हैं, ये भी इन्होंने ही दी है. तो कर्टल सोनेट एज कॉल्ड एज curtal sonnet or contracted sonnet. It refers to sonnet of
11 लाइन्स राइमिंग। तो ये 11 लाइन्स राइमिंग को रिफ़र करती है। जब भी 11 लाइन्स राइमिंग का बात हो तो हमें समझ जाना है कि कर्टल सोनेट्स की बात हो रही है। एंड ही रोट इन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, वो किसके बारे में लिखते थे? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखते थे, रिलीजन्स के ऊपर लिखते थे। एंड इट इज़ नॉट 11, ये 11 करेक्ट नहीं है, इट इज़ 10 एंड ऑफ लाइन्स। ओके, तो 10 एंड ऑफ याद रखना है। 11 भी दे सकता है एग्जाम में, कई बार 11 भी पूछा जाता है। तो 10 एंड ऑफ एग्जैक्ट जो है वो 10 एंड ऑफ है। एंड दिस लाइन्स आर राइमिंग, तो ये 10 एंड ऑफ जो लाइन्स है वो सारी राइमिंग करेगी। एंड ऑल दिस लाइन्स आर राइमिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। द टर्म इज यूज्ड इन पाइड, ब्यूटी एंड पीस। जो पाइड, ब्यूटी एंड पीस है उसमें भी ये टर्म लिया गया है। एंड हिज मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डील विथ ग्लोरीफाइंग गॉड, जिसमें ये इनके मोस्टली वर्क ऐसे होते हैं जिसमें ये गॉड को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एंड कैप्चरिंग द इमेजेस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें ये नेचुरल जो वर्ल्ड है उसकी इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं। ही यूज टू हैव होमो इरोटिक टेंडेंसीज, वो होमो इरोटिक टेंडेंसीज को यूज़ कर रहे हैं डिस्क्राइबिंग जीसस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कौन सी? होमो इरोटिक टेंडेंसीज को ये यूज़ कर रहे हैं। ही यूज टू हैव होमो इरोटिक टेंडेंसीज टू डिस्क्राइब जीसस क्रिस्ट। एंड व्हेन ही डिस्क्राइब जीसस, ही डिस्क्राइब हिम इन सेक्शुअल मैनर। जब उनको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं तो किस मैनर में? सेक्शुअल मैनर में डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड द पोएम written by Hopkins is not published during his life, जो पोएम्स थे वो पब्लिश नहीं हुए थे उनकी लाइफ टाइम पे। एंड they all were published posthumously। posthumously का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद में जो पब्लिश हुआ है उन्हें हम posthumously बोलते हैं। by another writer called रॉबर्ट ब्रिजेस। तो रॉबर्ट ब्रिजेस जो है उन्होंने ही इनके वर्क्स को पब्लिश कराया था। इनके जीवन काल में एक भी वर्क इनका पब्लिश नहीं हुआ था। he has famously coined the term इंस्केप एंड इंस्ट्रेफ। तो इन्होंने दो टर्म्स कोनाइड किए थे, इंस्केप एंड इंस्ट्रेफ, इंस्केप एंड इंस्ट्रेफ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन्होंने ये दो टर्म्स को कोनाइड किया था। इंस्केप का मतलब होता है मीन्स हॉपकिंस सेज दैट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से अलग है। हर चीज़, अब हम कितने हैं, सब अलग अलग हैं, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, सारे डिफरेंस है। तो ये बोलते हैं इंस्केप मीन्स everything is different from one another. The existence of everything in all their beauty and identity is called inscape। तो जो भी एग्जिस्टेंस है, कुछ भी, हर चीज़ में वो उसकी ब्यूटी, उसकी आइडेंटिटी बना रहा है। अब जो आप हो तो आप अपनी आइडेंटिटी, एक आपकी आइडेंटिटी है, मैं हूँ तो मेरी एक आइडेंटिटी है। हर चीज़ अलग है, कोई चीज़ किसी चीज़ से मैच नहीं। तो इंस्केप का मतलब ये होता है डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एंड इंस्ट्रेफ, इंस्ट्रेफ का मीन्स होता है देयर इज़ ए डिवाइन फोर्स। कुछ भी एक डिवाइन फोर्स है विच रूल ओवर एवरीथिंग, जो हर किसी हम लोगों को रूल कर रही है। दिस फोर्स इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। और जो ये फोर्स है वो क्या है? ओमनीपोटेंट है एंड ओमनीप्रेजेंट है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो भी चीज़, ऐसी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट आपको याद रखना, प्रेजेंट मतलब ओमनी हर जगह, मीन्स एनीथिंग विच इज़ यूनिवर्सल नेवर डाइज। हर जगह कोई चीज़ है जो कभी भी मरती नहीं है। एंड दिस इंस्ट्रीफ कंट्रोल ऑल द इंस्केप। तो ये जो इंस्ट्रीफ है ये इसके पावरफुल ज़्यादा है ना, इसमें ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट है, तो ये इनको, इंस्केप को कंट्रोल करती है। इंस्टीफ इज़ गॉड, मतलब वो भगवान ही है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। एंड इंस्केप मीन्स ऑल द मटेरियल एंड इट इज़ कंट्रोल बाय गॉड। इंस्केप का मतलब होता है सारी चीज़ें, जो मटेरियल हम जैसे बना दिया, सबको बना दिया, पशु पक्षी बना दिए, इंसान बना दिए, सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। तो इंस्केप मीन्स ऑल द मटेरियल एंड इट इज़ कंट्रोल बाय गॉड। एंड ही रियली यूजेस हिज मिडिल नेम। तो वो अपना मिडिल नेम का यूज़ नहीं करते थे, जैसे मैंने बोला। तो मिडिल नेम यूज़ ना करके वो क्या करते थे? गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। तो गेराल्ड मैनले, जो मैनले है वो नहीं यूज़ करते थे, बट ही नेवर यूजेस मिडिल नेम मैनले, ही यूजेस ओनली गेराल्ड हॉपकिंस। तो वो सिर्फ गेराल्ड हॉपकिंस यूज़ करते थे। और गैरी, GERRY, गैरी,
या गैरी यूज़ करते थे अपने नाम के लिए, बट रॉबर्ट ब्रिजेस हु पब्लिश हिज नॉवल डिसाइडेड टू गिव हिम फुल नेम। तो लेकिन रॉबर्ट ब्रिजेस ने डिसाइड किया कि वो उनको उनका पूरा नाम देंगे, ना कि उनका आधा नाम, एंड फुल नेम, बिकॉज हिज ब्रदर सन गेराल्ड आल्सो इज़ ए राइटर, क्योंकि उनके भाई जो सन गेराल्ड है वो भी राइटर थे, एंड ही वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, और वो चाहते थे कि हम पढ़ें तो हमें डिफरेंस पता हो कि कौन से गेराल्ड, तो वरना तो कंफ्यूज हो जाते कि हाँ उनका भाई भी लिखता था, इसीलिए उन्होंने डिफरेंस बनाने के लिए उनको पूरा नाम दिया, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, तो ये आपको भी ये पढ़ना है, ये सारे पेपर्स क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोएट डिसलाइक हिज मिडिल नेम। तो कौन सा ऐसा पोएट था विक्टोरियन पोएट जो अपने मिडिल नेम को पसंद नहीं करता था। तो आंसर इज गेराल्ड मैनले हॉपकिंस, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टर्म कर्टल सोनेट वॉज कोनाइड बाय। तो द टर्म है कर्टल सोनेट, वो किसने कोनाइड किया है, किसने दिया है हमें, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क ऑफ GM हॉपकिंस वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली बाय। तो वर्क इनका जो GM हॉपकिंस का है वो इनके बाद में किसने पब्लिश कराया था, मरणोपरांत किसने पब्लिश कराया था। तो आंसर इज रॉबर्ट ब्रिजेस। ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी आपको मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारा ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही डाला है। तो आपको कहीं पे भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जो भी आपको पढ़ना है मैं इसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। तो नो नीड टू वरी बच्चों, सिर्फ अपने फोकस अपने एग्ज़ाम क्रैक पे रखो कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आया होता है, हु पब्लिश द फर्स्ट कलेक्टेड एसेस ऑफ GM हॉपकिंस पोएम इन 1918। तो फर्स्ट कलेक्टेड एसेस जो हॉपकिन पोएम्स के 1980 में किसने पब्लिश कराए थे। तो आंसर इज रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्रिजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर दे रखा है और टर्म्स दे रखे हैं कि कौन से उन्होंने टर्म्स दिए थे। तो GM हॉपकिंस को हमें मैच करना है इंस्केप एंड इंस्ट्रेफ। GM हॉपकिंस को हमें मैच करना है इंस्ट्रेफ एंड इंस्टेप, तो ये इसके साथ हमें मैच करना है। तो ये इनके क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर में आ रखे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिए कि भाई माइनर राइटर है आएंगे नहीं आएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सभी तरीके से प्रिपेयर रहना है, कोई इग्नोरेंस नहीं करनी है। तो नेक्स्ट इनके वर्क्स को देख लेते हैं हम। द वर्क इज़ पाइड ब्यूटी, द वर्क इज़ पाइड ब्यूटी, पाइड ब्यूटी इट वॉज पब्लिश इन 1877, मतलब लिखी गई थी 1877 में, एंड पब्लिश हुई थी रॉबर्ट ब्रिजेस इन 1890, जिसको रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश कराया था 1980 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है 1980 में ये पब्लिश हुई थी। इसकी ओपनिंग लाइन्स है, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर ड्रैपलथेन, ग्लोरी be to God for Drapelthin, which means we should praise the God for the imperfect thing as well। तो हमें भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें जो इम्परफेक्ट, जो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, उन चीज़ों के लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड क्लोजिंग लाइन्स है इनकी, हिज फादर्स कोट whose beauty is past change। तो लास्ट लाइन्स है, हिज फादर्स कोट whose beauty is past change। एंड पाइड का मतलब होता है, जो पाइड है, पाइड का मतलब होता है मीन्स मोर देन वन कलर, एक कलर से ज़्यादा। एंड इन दिस पोएम ही हैज़ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स विच हैव मल्टीपल कलर्स। तो इसमें ये बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें मल्टीपल कलर्स है। एग्जाम्पल ब्रांडेड काउ, जो ब्रिंडेड काउ है उसका मीन्स एक काउ हुज पैटर्न वेरीज फ्रॉम अनदर काउ। तो जो धब्बे वाले काउ होते हैं ना, जिनके मार्क्स बने होते हैं, तो कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है उनके बारे में बात करें। जस्ट लाइक स्काई चेंज, जैसे स्काई चेंज होती रहती है ना बार बार, वैसे उनका कैसे चेंज होता है, काउस को क्या डिफरेंस है। एंड लेटर फार्मर प्रेजेस गॉड, तो उसके बाद में जो फार्मर है वो प्रेज करें गॉड को फॉर द टूल्स, जो उन्होंने उनको औजार दिए हैं अपनी फसल करने के लिए। एंड इट सेज दैट
सेलिब्रेट योर ओरिजिनलिटी, दैट इज़ द थिंग विच मेक्स यू ब्यूटीफुल। तो वो बोलते हैं कि अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको आप सेलिब्रेट करो, तभी आप विच मेक्स यू ब्यूटीफुल, विच मेक्स यू मोर ब्यूटीफुल, तभी आप बहुत ही सुंदर तरीके से उभरेंगे। तो आपको याद रखना है पाइट का मतलब होता है कलर्स, मोर देन वन कलर। ओके, तो नेक्स्ट इनका वर्क है विंड होवर। नेक्स्ट वर्क इज विंड होवर। विंड होवर इट वॉज रिटन इन 1877, ये लिखा गया था 1877 में। एंड बिगनिंग लाइन्स है इसकी, टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड, टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। बिगनिंग लाइन्स, एंडिंग लाइन्स कई बार पूछी जाती है, इसीलिए आपको साथ के साथ बिगनिंग लाइन्स और एंडिंग लाइन्स भी कराई जा रही है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप सक्षम हो उसको करने में, आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड विंड होवर इज़ अबाउट ए वर्ड। विंड होवर किसके बारे में है? एक पक्षी के बारे में है, एक बर्ड के बारे में है। एंड दैट पोएम इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बर्ड। तो पोएम में बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बर्ड इनटू ए स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ क्रिस्ट। तो ट्रांसफर हो गया, एक सिंपल बर्ड नहीं है वो, एक स्पिरिचुअल सिंबल है वो क्रिस्ट का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बर्ड इनटू सिंबल ऑफ क्रिस्ट। एंड नेचर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड को, एंड रिलीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्ट को। बोथ कमिंग टुगेदर इन दिस पोएम, दोनों को हॉपकिंस एक ही पोएम में लेके आए हैं, नेचर को और रिलीजन को। नेचर इन्होंने बर्ड को बताया, नेचर के लिए इन्होंने कौन सा लिया है? बर्ड को लिया है। रिलीजन के लिए इन्होंने क्रिस्ट को लिया है। एंड हॉपकिंस बिलीव दैट ब्यूटी इन नेचर मिरर द ब्यूटी ऑफ गॉड। तो हॉपकिंस बिलीव करते मानते हैं कि जो ब्यूटी नेचर में है वो ब्यूटी ऑफ गॉड है, मिरर्स द ब्यूटी ऑफ गॉड। एंड विंड होवर इज़ आल्सो कॉल्ड एज फाल्कन। विंड होवर को हम फाल्कन, जो बर्ड होता है ना फाल्कन वर्ड, तो वो मानते हैं। एक बर्ड होता है, आप सर्च करके देखना फाल्कन, तो उसके बारे में, इज़ ए बर्ड विथ ए रेयर एबिलिटी, बहुत ही रेयर होता है ये। एंड द बर्ड अपीयर्स एज इफ द बर्ड इज़ राइडिंग ए हॉर्स। तो इसमें बर्ड ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि वो बर्ड हॉर्स को राइड कर रहा है। तो कैसे दिखाया गया है? हॉर्स को राइड कर रहा है। ही कंपेयर द फ्लाइट ऑफ द बर्ड विद द पर्सन हु इज़ आइस स्केटर। इन्होंने आइस स्केटर, जो आइस पे स्केटिंग करते हैं ना, उनसे कंपेयर किया है बर्ड को उड़ते हुए देखकर, कि जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई आइस स्केटिंग कर रहा है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं जीएम हॉपकिंस के ऊपर, तो इग्नोर मत करें, इसको बहुत अच्छे से आप करके जाएं। तो क्वेश्चन था द पोएम विंड होवर हॉपकिंस वार यूजस। तो किसका, इसमें किस राइमिंग का यूज़ किया इन्होंने? स्प्रंग राइम, स्प्रंग राइम का। तो आंसर इज स्प्रंग राइम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएम हॉपकिंस विंड होवर इज डेडिकेटेड टू। जीएम हॉपकिंस विंड होवर जो है वो उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? द आंसर इज टू क्रिस्ट आवर लॉर्ड। किसको? टू क्रिस्ट आवर लॉर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड जो है उन्होंने कौन सा बर्ड, विंड होवर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? फैल्कन। फैल्कन को इज आल्सो कॉल्ड एज विंड होवर, एंड विंड होवर इज आल्सो कॉल्ड एज फैल्कन इन दिस पोएम। तो पोएट कौन थे इनके? जीएम हॉपकिंस। तो ये था हमारा विंड होवर के बारे में। तो सारा जितना भी मटेरियल है सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर करके जाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्रेक ऑफ द डच क्लैड। व्रेक ऑफ द डच क्लैड, तो ये पब्लिश हुआ था 1918 में, पब्लिश हुआ था 1918 में, एंड रिटन इन 1877। इनके जो तीनों ही मैंने वर्क्स कराए हैं, तीनों ही वर्क्स 1877 में लिखे गए थे, क्योंकि हम एक अजम्पशन करते हैं कि बाद में तो इन्होंने लिखे थे, पब्लिश करवाए थे, लेकिन ये 1877 में ही हम मान के चलते हैं कि उसी टाइम पे ये लिखे गए थे। बट रिटन इन द ईयर 1877, पब्लिश हुआ था 1918 में। एंड द पोएम टॉक्स अबाउट 5 nuns। द पोएम्स में 5 nuns के बारे में बोला गया है, हु हैज़ बीन एक्साइल फ्रॉम जर्मनी, जिन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया था। एंड देयर शिप इज़ ड्रॉन, सो ट्राई टू सेव देयर लाइफ। तो उनकी जो शिप थी वो डूब गई थी, सो दे ट्राई टू सेव देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचा रही थी। इट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर नन, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर नन के ऊपर फोकस किया गया है, हु स्पाइनल एग्ने। स्पाइनल एग्ने मतलब उसकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा, जो प्रे थी,
sorry for disturbance. It focus on one particular nun whose spinal agony is compared to the passion of Jesus Christ. जिसकी spinal agony किससे compare की है? Passion of Jesus Christ से. तो दिस पोएम इज़ टॉकिंग अबाउट रिलीजन. ये पोएम किसके बारे में बात कर रहा है? रिलीजन के बारे में. एंड इट इज़ ऑल अबाउट प्रे ऑफ वन नन. तो ये एक जो नन प्रे कर रही थी, जो शिप जब डूबने जा रही थी उस टाइम पे, इन दिस प्रे हॉपकिंस आस्किंग पीपल ऑफ इंग्लैंड टू गो थ्रू द रिलीजन ऑफ कन्वर्शन. तो इसमें हॉपकिंस जो बोलते हैं कि लोगों से कि तुम कन्वर्शन की ओर जाओ, टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ. तो ये कन्वर्शन के ऊपर बात बोलते हैं व्रिक ऑफ द डस्ट क्लैन में. तो ये था आज हमारे 2 राइटर्स, हमने आज ही अपनी वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं. कल हम करेंगे एडवर्ड फिट्जजेराल्ड. तो कोई भी वीडियोस आप स्किप मत करिए. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डेली लाइक करें ताकि एक मोटिवेशन मिलता है. और डेली लाइक करना है. कमेंट, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे.